हेलो दोस्तों, हम प्रश्नावली 3.3 कर रहे थे। उसके हमने दूसरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, पहला और दूसरा। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको भाषा में क्वेश्चन दे रखा होता है, उससे आपको समीकरण का निर्माण करना है और फिर उसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो ये कौन सी संख्या है? क्या कह रखा है? संख्या कैसी है? 2 अंकों वाली। अब 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? देखिए, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 99। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 होती है, सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ठीक है, इसके बाद 100 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जबकि यहाँ 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी इसके। तो यहाँ से शुरू होती है 2 अंकों वाली संख्या और यहाँ तक चलती है। अब 2 अंकों वाली संख्या को अपन यहाँ पर ये बताने का आशय ये है कि हम इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जो भी हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता था उसे हम x मान लेते थे। लेकिन जब हमें ऐसे क्वेश्चन दे कि 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो उसके लिए हमें उस संख्या के एक व्यापक रूप को मानना पड़ेगा। देखिए, 2 अंकों वाली संख्या को, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को लिखने का जो प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार रहेगा। कैसा रहेगा कि 10x प्लस y। क्यों? यहां पर x जो हो सकता है वो 1 से 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, जबकि y जो है वो 0 से 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। यहां देखिए, यहां x तो हो सकता है, x क्या हो सकता है? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 9 या इक्वल टू 9, यहां तक हो सकता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि x जो होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और जो y होगा वो देखिए, वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लगाकर 0 1 2 3 कुछ भी 9 तक की संख्या हो सकता है। ठीक है, और ये भी कहां तक होगा? 1 से बड़ा 9 तक होगा। कहां तक? x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 9 तक। 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम यहाँ x का मान 0 ले लेते हैं तो 10 गुणा 0 प्लस, अब y का मान आप कुछ भी लोगे, जैसे 5 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, कुछ भी लोगे, तो ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, जो कि 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, ये 1 अंक वाली संख्या है। इसीलिए अपन x का मान जो है वो 1 से बड़ा लेंगे, 1 या 1 से बड़ा लेंगे, जबकि y का मान आप 0 भी ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं आपने x का मान 1 लिया, अब y का मान आपने 0 लिया तो 10 आ गया। मान लेते हैं आपने x का मान 2 लिया, y का मान 0 लिया, फिर भी 20 आ गया। ठीक है ना? तो ये 2 अंकों वाली संख्या है, 10 और 20। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपको बताने का ये मतलब ये है कि भाई 2 अंकों वाली संख्या को अपन 10x प्लस y के रूप में क्यों मानेंगे? क्योंकि इसके मानने का कारण ये है कि 2 अंकों वाली संख्या को जो व्यापक रूप है किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को लिखने का, वो 10x प्लस y के प्रकार का होता है। ये व्यापक रूप सीखना हमें जरूरी है। जब हम किसी संख्या या संख्या के समूह को या किसी एक जैसे समूह को, मतलब किसी भी समान बात को जब हम एक व्यापक रूप में प्रेजेंट करते हैं कि ये ऐसा रूप है जो हर 2 अंक वाली संख्या को प्रेजेंट कर सकता है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हम उसका व्यापक रूप पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होगा वो इस रूप का होगा। ठीक है ना? अब इसमें b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम घात वाला पद 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी जैसे हमने कंडीशन लिखी, तो इसके लिए भी कंडीशन लिख सकते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लिखनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो द्विघात पद 0 हो जाता है, और bx प्लस c तो द्विघात समीकरण है नहीं, फिर भले b और c कुछ भी हो, तो इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a कुछ भी हो सकता है। a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है,
कहीं कहीं लिखा होता है कि ए बी और सी वास्तविक संख्या है। क्या लिखा होता है? वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्याओं में तो जीरो भी आ जाता है, तो ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का पद ही जीरो हो जाता है। जब एक्स स्क्वायर का पद जीरो हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। आप एक्स प्लस 3 को द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। हाँ, ये दोनों जीरो हो सकते हैं। आप एक्स स्क्वायर को द्विघात समीकरण कह सकते हैं, इसके दो मान होंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो एक्स के दोनों ही मान जो है जीरो और जीरो होंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 4 है तो x के दो मान प्लस माइनस 2 होंगे, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। तो इस प्रकार ये व्यापक रूप होता है जैसे द्विघात समीकरण का, वैसे ही दो अंक वाली किसी संख्या को लिखने का ये व्यापक रूप होता है। इसीलिए हम ये मानेंगे कि माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। देखिए, ये मैंने सारा आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसे देख ले और समझ ले, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के हम क्वेश्चन का हल करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ सीधा सा डायरेक्ट लिखेंगे कि माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। क्या लिखेंगे हम? हल में लिख रहे हैं हम कि माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। देखिए, अब उसने कहा क्या है कि उसके अंकों का योग, देखिए इससे एक संख्या बनेगी, 10x से एक संख्या बनेगी, कुछ भी इससे एक संख्या बनेगी, ठीक है। तो उसके अंकों का योग यानी कि पहला जो अंक है उसको हम x मान लेते हैं। जैसे कि यहां हम x मानेंगे, अगर जैसे देखिए यहां अगर हम ये x प्लस वाई बराबर 9 क्यों माना भाई, यहां 10x प्लस वाई क्यों नहीं माना, तो इसका स्पष्टीकरण मैं यहां कर लेता हूं कि देखिए अगर हम x का मान लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो y का मान कुछ भी लेने पर, कुछ भी x का मान अगर हम 1 लेते हैं और y का मान हम 0 से लगाकर कुछ भी लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या प्राप्त होगा, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं और कहाँ तक हो सकते हैं, 19 तक प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ x का मान 2 लेते हैं तो 20, 21, 22, 23 से लगाकर 29 तक कुछ भी प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 3 ले गए तो यहाँ 30 से लगाकर 39 तक कुछ भी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो जो अब मान लेते हैं ये संख्या है, तो देखिए इसमें x क्या है, 3 है, y कुछ भी हो लेकिन x 3 है। तो इसीलिए हम यहाँ x को जो 10x x के साथ गुणा है वही इसका दिहाई का अंक होगा। ये है दहाई का अंक ये होगा x और इकाई का अंक ये होगा। अब दो अंक वाली संख्या का इकाई अंक जो है वो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो सकता है। देखिए 0 हो सकता है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो सकते हैं इकाई का अंक। और दाही का अंक क्या हो सकता है, एक मिनिमम 1 हो सकता है, 10 का गुना 1, 2, इसीलिए हम इसको मानेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बताने का ये तरीका है, इसीलिए ये बताया। ये ध्यान रखिए कि आप कहेंगे भी x प्लस वाई क्यों माना, तो क्योंकि सिर्फ x अगर अपन 1 लेंगे तो ये कोई ऐसी संख्या होगी जिसका दहाई का अंक 1 ही है, 11 हो चाहे 12 हो 13 हो। अगर हम x का मान 2 लेंगे तो मिनिमम 20 होगी और 29 तक की कोई संख्या होगी तो x का मान हमेशा 2 ही रहेगा। भले ही y का मान परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे देखिए या x का मान अगर एक बार 2 ले लिया तो 20 आने के बाद y का मान चाहे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से 9, लेकिन x का मान 21, 22, 23 सब में जो दिहाई का अंक है वो 2 ही रहेगा। इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन तो ये होगी, तो हमारे पास एक समीकरण तो ये आ गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन उसने क्या दी है, इसको मैं थोड़ा एक साइड में लिखता हूं ताकि अपन इसका पार्ट कर सके, ठीक है ना। यहां लिखता हूं मैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक कंडीशन तो आपको ये दे रखी है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन उसने दी है कि यदि हम जो है अंकों को पलट दे, अंकों को पलटने का मतलब ये हुआ कि जो अंक इकाई में है वो अब जो इकाई का है हाँ वो दहाई का कर देते हैं, जो दहाई में है उसको इकाई कर देते हैं। तो जब हम संख्या को पलटते हैं तो क्या होता है, जब संख्या के अंकों को पलटते हैं यानी कि 10y प्लस x करते हैं तो इस संख्या का 9 गुना, कितना, पलटने पर प्राप्त संख्या क्या लिखा है कि
इस संख्या का जो दी गई संख्या उसका 9 गुना, कौन सी संख्या दी गई है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना अगर हम इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं यानी कि 10y प्लस एक्स कर लेते हैं तो इसके 2 गुने के बराबर हो जाता है। यानी कि जो संख्या हमने मानी है उसका 9 गुना अगर हम इस संख्या के अंकों को पलट दें तो 2 गुने के बराबर होता है। अंदर गुणा कर लीजिए तो क्या होगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 10y प्लस 2x। तो क्या करेंगे 2x इधर आएंगे तो 90 माइनस 2x हो जाएंगे, 90 माइनस 2x। इसी प्रकार 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए 90x में से 2x गए कितने बचे 88x, 9 तो है 9y तो है प्लस के और 10y है 20y है माइनस के, तो कितने बचेंगे माइनस के 11y बराबर 0। अब यहाँ से अपन 11 कॉमन ले सकते हैं तो क्या करेंगे अपन 11 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 8x, क्या लिखेंगे 8x माइनस y, सिर्फ y बचेगा इक्वल टू 0। 11 को 0 के नीचे भेज देंगे तो क्या बचा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0/11 मतलब 0, 0/11 मतलब 0, ऐड 0 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये देखो एक तो समीकरण एक है, एक ये 2 है। अब देखिए इसमें y प्लस का है, इसमें y माइनस का है, तो सीधी सी बात है अपन समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो y का विलोप हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें प्लस इक्वेशन 1, क्या करेंगे यहाँ प्लस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 8x और 1x मिलके कितने हो गए 9x और ये आ गया 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/9, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया 1। अब ये x का मान जब 1 प्राप्त हो गया तो यहाँ रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर देखिए इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान, x की जगह अपन 1 रखेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 तो y इज इक्वल टू 8। y कितना आ गया 8। अब देखिए तो वह संख्या हमने क्या मानी थी, तो x और y के मान इसमें रख दीजिए तो क्या करेंगे वह संख्या बराबर 10 इंटू x का मान कितना 1 और y का मान कितना 8, तो 10 प्लस 8 कितने हो गए 18। तो यानी कि वह संख्या जो है वो 18 है, 2 अंकों वाली वह संख्या 18 है जिसके अंकों का योग तो 9 है। देखिए 1 प्लस 8 9 है। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 18 में 162 होता है, कितना होता है 162, 18 में 162 होता है इसका 9 गुना। अब इसके अंकों को पलटने पर क्या बन जाएगी ये 81 बन जाएगी, और 81 का 2 गुना भी जो होता है वो 162 होता है। तो ये साबित हो गया ये कि जो हमने संख्या ज्ञात की वो सही है, क्योंकि इसके अंकों का योग भी 9 हो रहा है और इस संख्या का जो 9 गुना है वो अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसमें दूसरे का चौथा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए हमें ये पता है कि नोट कितने प्राप्त किए, लेकिन ये नहीं पता है कि हमें ये पता है कि 100 और 50 के नोट है, नोट भी प्राप्त है कितने नोट है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 100 और 50, 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं। तो हम क्या मानेंगे, माना 50 के नोट x है और 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, और दोनों नोटों को मिलाकर उसने दे दिया कि 25 नोट है। तो यहाँ हम मानेंगे कि लिख दीजिए यहाँ पे कि माना 50
के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y है। ठीक है, अब उसने प्रश्न में क्या दिया है, उसने प्रश्न में यह दिया है कि 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या बराबर 25। टोटल उसने 25 नोट प्राप्त किए, तो समीकरण एक तो ये बन गया। दूसरी कंडीशन उसने क्या कही है भाई कि उसने रुपए कितने निकाले, टोटल रुपए उसने 2000 निकाले। देखिए पहला समीकरण वो ले लेते हैं, क्योंकि पहले वो कंडीशन दे रखी है कि 2000 रुपये निकाले और 50 के 100 के नोट, उसके बाद हम ये दूसरा समीकरण इसके बाद लेंगे। देखिए 50 के नोटों की संख्या x है, तो 50x, इससे जो धन बनेगा वो 50x बनेगा। इसी प्रकार 100 के नोटों की संख्या y है, तो इससे जो धन बनेगा वो 100y होगा, और दोनों धन मिलाकर कितना है 2000 रुपये। कितने रुपए हैं 2000 रुपये। देखिए समीकरण एक देने से पहले अगर कोई कॉमन आ रहा है, कट रहा है, तो काट सकते हैं अपन। देखिए 50 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अपन, ताकि ये समीकरण इजी हो जाए। ऐसा जरूर करें। 50 कॉमन लेने पर क्या बचा, x प्लस 2y बराबर 2000। अब देखिए x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा 50, 50 नीचे चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 200 में 4 बार, तो 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखिए इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन जो होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन एक तो ये आ गई। अब दूसरी उसने कंडीशन क्या कही है, दूसरी कंडीशन उसने कही है कि नोटों की संख्या वो 25 है। तो 50 के नोट हमने x माने थे कि, और 100 के नोट हमने माना कि 100 के नोटों की संख्या वही है, दोनों मिला के 25 है। तो ये तो समीकरण सीधा ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, लेकिन दोनों ही धनात्मक है, तो एक दूसरे में से घटाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, कोई भी। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं भाई, इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। ठीक है ना, आप पूरा लिख सकते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, तो क्या करेंगे, देख घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो गया, -2y और y माइनस y बचा, और 40 माइनस के हैं और 25 प्लस के हैं, तो माइनस के 15 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और y बराबर आ जाएगा 15। तो y का मान आपके पास कितना आ गया 15। ये मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, रखेंगे y का मान रख रहे हैं, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गए 10। यानी कि हमने 10 नोट हैं 50 के और 15 नोट हैं 100 के। तो 10 नोट 50 के हैं, तो उससे तो बनेंगे 500 रुपये, और इससे बनेंगे 1500 रुपये। 100 नोट है, 100 के नोट 15 नोट है 1500, तो टोटल मिला के 2000 रुपये बन जाएंगे। तो बात सही है, और नोटों की संख्या भी सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अंतिम, देखिए इसका दूसरे का अंतिम सवाल है कि 5वां है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। एक नियत किराया है कि 3 दिन के लिए तो इतने रुपए लगेंगे, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया एवं प्रतिदिन अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 चीजें हैं जो हमें ज्ञात करनी है, एक तो नियत किराया है और एक प्रतिदिन किराया। तो माना नियत किराया x है, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है 3 दिन का, 3 दिनों का नियत किराया x रुपए है, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया बराबर y। अब देखिए उसने 7 दिन तक पुस्तक को रखा, तो यानी कि 3 दिन का तो x लग गया, पीछे बचे 4 दिन, तो प्रतिदिन का y है तो 4y हो जाएगा। तो पहली कंडीशन के अनुसार, देखिए पहली कंडीशन के अनुसार क्या होगा कि x प्लस 3 दिन का तो हो गया x, पीछे बचे 4 दिन, तो y बराबर कितने दिए उसने 27 रुपये। ये तो है 3 दिन का किराया, x क्या है 3 दिन का किराया, y क्या है 1 दिन का अतिरिक्त दिन का है,
तो 3 दिन तक उसने 7 दिन तक उसने अपने पास पुस्तक रखी। 3 दिन तक तो उसके नियत किराया x रुपए लगे जो हमने माना है। अब प्रतिदिन उससे ऊपर कितने दिन रखी उसने, 4 दिन उसने ऊपर रखी। प्रतिदिन का किराया कितना है, y, तो y का 4 से गुणा होगा और टोटल उसने कितने अदा किए, 27 रुपए। तो एक समीकरण तो बन गया ये वाला, ठीक है ये। अब दूसरी कंडीशन उसने कही सुशी ने क्या किया, कितने दिन तक रखी सुशी ने, 5 दिन के 21 रुपए दिए, तो 3 दिन के दिए हो गए और 2 दिन के कितने, 2 y होंगे और टोटल दिए 21 रुपए। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को कुछ नहीं करना है, घटाना है बस, ठीक है। x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ x कट रहे हैं, सेम है। 4y में से 2y गए, 2y और 27 में से 21 गए 6, y बराबर 6/2 कितने आ गए, y बराबर 3। अब ये 3 किसी में भी रख दीजिए, तो y का मान रख दिया हमने समीकरण 2 में, तो x + 2y, y का मान कितना है 3 बराबर 21, तो x बराबर ये कितने हो गए 6, 21 - 6, x बराबर कितने हो गए 15। अब ये 15 जो है 15 रुपए 3 दिन का किराया है, कितने हैं 3 दिन का, और 3 रुपए हैं प्रतिदिन के। अब 7 दिन अगर पुस्तक रखी है तो 15 दिन, तो 3 दिन के तो 15 रुपए हो गए। फिर उसके बाद प्रतिदिन 3 रुपए लग रहे हैं, तो 4 दिन का 4 3 12, 15 और 12 कितने हुए 27, तो ये हो गए 27। 5 दिन का तो 3 दिन का तो हो गया 15 रुपए, 2 दिन के हो गए 6 रुपए, 15 और 6 21, तो संतुष्ट कर रहे हैं, तो सही, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया अपना तीसरी प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि हमने नए सिलेबस के अनुसार वज्रगुणन विधि हटा दी गई है, ठीक है ना, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है, तो हो गई अपने। ये आप कोशिश करें कि समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ये शॉर्ट विधि होती है, ठीक है। थैंक यू।